चलिए भाई, क्लास बोर्ड पे। सो देखिए, ये चैप्टर के अंदर आप लोगों के दो टॉपिक्स होते हैं सचिन। एक है आप लोगों का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। बस ये दो टॉपिक्स के अंदर ही चैप्टर को समेट देते हैं, ठीक है। और 5 नंबर का आपका ओवरऑल चैप्टर है, आज खत्म हो जाएगा आप लोगों का चैप्टर। नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो लिख लीजिए डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। क्या थी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस? ये आपने 11th क्लास में पढ़ा था, तो बताओगे कोई बच्चा? बोल भाई, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या था? जैसा कि मान लीजिए, अब देखिए क्लास, भैया तो आप लोग बात कर लो या मैं पढ़ा लूँ, ऐसे नहीं हो पाएगा। हर क्लास में समझाना पड़ेगा आप लोगों को कि चुप हो जाया करो, ऐसे बिल्कुल चुप रहा करो, तब तो कितना इजीली कन्वर्सेशन हो हमारे बीच में, कितना बढ़िया समझ में आए। कभी कभी तुम बहुत बढ़िया चुप होते हो, बहुत बढ़िया पढ़ाया जाता है, बहुत बढ़िया क्लास होती है, फिर तुम बीच बीच में अपने जोश में आ जाते हो। ये जोश नुकसान देगा लास्ट में जब रिजल्ट ख़राब आएगा। और तैयारी अच्छी नहीं है आप लोगों की, आप यकीन मानिए। आप लोग सोचें ना कि तैयारी बहुत अच्छी है, तो आपने नंबर्स देख लीजिएगा फर्स्ट टर्म के, आपको भरोसा हो जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अभी, तब जाके मार्क्स जो हैं वो 70 में से 60 प्लस आने की रेंज में आ पाओगे। और फिर कहीं जाके आपका थोड़ा फरवरी तक जाके जब बिल्कुल और अच्छी टेस्ट वेस्ट दे दोगे, सारे नंबर ठीक आने लगेंगे, तब वो 65 प्लस की रेंज में जाते हैं। इतना आसान नहीं होता एग्ज़ाम में 95 प्लस स्कोर करना, ठीक है ना। बहुत परफेक्शन चाहिए उसके लिए, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो मेहनत थोड़ी सी बढ़ा दो, चीज़ें मुश्किल नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं। जब पढ़ने लगते हो तो चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में आप लोगों को एक बात बोली थी जिस दिन चैप्टर स्टार्ट करा था, कि इस चैप्टर के नाम को ना मिस इंटरप्रेट मत करें। ये चैप्टर क्या कहना चाह रहा है, आप जरा मुझे बताओगे कोई बच्चा कि क्या कहना चाह रहा है इसका नाम? ड्यूअल नेचर मतलब दोहरा स्वभाव, किसका? मैटर का और रेडिएशन का। एक सिंपल सी बात चल रही है कि जो रेडिएशंस होती हैं, लाइक वेव्स होती हैं, जैसे लाइट को वेव ही समझा गया था पहले, लाइट को वेव ही समझा गया था, लेकिन बाद में पता लगा कि इस वेव के अंदर तो पार्टिकल्स भी हैं, जिसको हमने क्या बुलाया, बोलो फोटॉन्स, जिसको हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में प्रूव भी किया कि हमने ये पाया कि जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करते हैं तो इस मेटल के सरफेस पर से इलेक्ट्रॉन्स कुछ कुछ जगहों से निकलते हैं। अब जैसे इसके ऊपर कोई चीज़ गिरी और सिर्फ कुछ ही जगहों से कुछ चीज़ निकली है, तो आप मुझे बताओ इसको वेव वाला जैसा कुछ मानोगे या पार्टिकल जैसा मानोगे? अरे यार समझो मेरी बात को, जैसे कि मैं कुछ बुलेट्स चलाऊँ तो बुलेट्स इसके कुछ कुछ पॉइंट्स पे हिट करेगी, कुछ कुछ पॉइंट्स पे हम करेगी, लेकिन मान लो पानी जैसी कोई वेव आ रही तो पानी पूरे सरफेस को इम्पैक्ट डालेगी। तो जब हमने लाइट को गिराया तो कुछ कुछ पॉइंट से क्या निकले बताओ जरा? इलेक्ट्रॉन्स निकले। इससे क्या साबित होता है कि लाइट के पास कौन सा कैरेक्टर है, बोलो? पार्टिकल कैरेक्टर है। बट हमने वेव ऑप्टिक्स पढ़ा नहीं हुआ, इससे तुम्हें शायद पूरा ना बताओ, लेकिन हमने लाइट का ना वहां पर यह भी प्रूव करा हुआ कि लाइट तो वेव नेचर की होती है। लाइट तो किस नेचर की होती है बोलो? सो एक बड़ी सिंपल सी बात होगी भाई कि लाइट का नेचर कैसा होता है। क्लास प्लीज, लाइट का नेचर कैसा होता है? पहले तो ये समझ में आ रहा था कि वेव नेचर होता है। कैसा नेचर होता है बोलो? रेडिएशन का। रेडिएशन का नेचर कैसा होता है सर? हमने समझा वेव नेचर, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में समझ में आया कि इसके पास तो फोटॉन्स भी होते हैं भाई, फोटॉन्स भी होते हैं। तो इसके पास कौन सा नेचर भी है बोलो? अब अगर किसी भी चीज के पास पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है, तो मैं कहूंगा ना कि रेडिएशन का दोहरा स्वभाव है। रेडिएशन का जो बिहेवियर है वो डुअल नेचर है। रेडिएशंस यानी जो लाइट होती है वो एक तरीके से वेव की तरह भी काम कर सकती है और पार्टिकल की तरह भी, उसके बाद दोहरे स्वभाव होते हैं। कुछ चीज़ें वो वेव नेचर के अकॉर्डिंग दिखाती है और कुछ चीज़ें वो पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग। तो हम बोलते हैं रेडिएशन के पास डुअल नेचर है। चैप्टर का नाम होना चाहिए डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, डुअल नेचर ऑफ, लेकिन इसने मैटर भी बोला और यहीं से डी ब्रोगली हाइपोथेसिस बनती है। अब मुझे बताइए, जैसे पार्टिकल्स चल रहे हैं, कोई पार्टिकल चल रहा है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ही चल रहा है, इलेक्ट्रॉन ही चल रहा है, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन चल रहा है। अब आप मुझे बताओ, ये इलेक्ट्रॉन्स अगर चल रहे हैं तो कौन सा नेचर है इसके पास? पार्टिकल नेचर है। कौन सा नेचर है? अरे ये तो खुद पार्टिकल है ना। रेडिएशन के पास रेडिएशन नेचर तो होगा ना, रेडिएशन के पास वेव नेचर तो होगा ना। तो वेव नेचर तो है ही, बस समझ में आया कि उसके पास पार्टिकल नेचर भी है उसके पास। तो वैसी पार्टिकल के पास पार्टिकल नेचर तो है ही, बट लेटर ऑन एक एक्सपेरिमेंट हुआ, जर्मन डेविसन एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट पहले हमारे टाइम में तो सिलेबस में था, 2016-17 तक भी सिलेबस में था, उसके बाद कोरोना टाइम से थोड़ा सा पहले तक इसको हटा दिया गया। जर्मन डेविसन एक्सपेरिमेंट,
उसमें ये चीज़ पता लगाई गई कि जब हमारे पार्टिकल्स मूव करते हैं तो ये भी अपने अंदर कुछ वेव जैसे करेक्टरिस्टिक्स को एक्वायर करते हैं। जैसे कि आपको मैं एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल दिखाता हूँ कि जैसे लाइट होती है, आप मुझे बताओ अगर इस रूम में ये विंडो हो, इस रूम में ये विंडो हो, सिर्फ इतनी सी विंडो हो लाइट के एंट्री के लिए, और मुझे बताओ यहाँ से लाइट जाती है, तो क्या लाइट सिर्फ इतने पोर्शन को ब्राइट करती है? बताओ, लाइट तो इतने पोर्शन को भी ब्राइट करती है, लाइट तो ऐसे फैलती है। मतलब लाइट एक फिनोमिना शो करती है जिसको हम डिफ्रैक्शन बुलाते हैं, ये तुम वेव ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ोगे भी। कैसा फिनोमिना दिखाती है बोलो? डिफ्रैक्शन। कि लाइट जिसने रास्ते में जा रही है ना उसके बाद ऐसे करके फैलती है, ये वेव नेचर की वजह से होता है। पार्टिकल्स कभी नहीं करते। एक बात तो ना, क्या बुलेट कभी सीधी, बुलेट कभी ऐसे होगा कि ऐसे गई और ऐसे मुड़ गई? बुलेट तो सीधी ही टारगेट करेगी। तो यहाँ लाइट का, ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो वेव ऑप्टिक्स के अंदर एक टॉपिक है डिफ्रैक्शन, और डिफ्रैक्शन का टॉपिक ये साबित करता है कि लाइट कभी भी किसी होल में से एंट्री लेगी। किसी गुफा में बहुत थोड़ा सा होल है ना, अगर ध्यान समझिएगा, तो लाइट उस गुफा में काफ़ी जगह पे फैल सकती है, सिर्फ उतने से होल में नहीं होती है। समझने की कोशिश करना। विंडो समझ लीजिए, एक विंडो में से अगर लाइट आ रही है तो सिर्फ विंडो जितनी लाइट एंट्री नहीं करेगी, लाइट पूरे में फैलेगी। तो इसका मतलब फैलना जो है, ऐसा कौन सी चीज़ें कर सकती हैं? वेव जैसी चीज़ें या पार्टिकल जैसी चीज़ें? वेव जैसी चीज़ें। पानी आएगा तो पानी ऐसे फैल सकता है, बुलेट्स नहीं फैल सकती हैं। तो हमें ये बात पता लग जाती है कि लाइट के पास तो वेव नेचर था, और बाद में पता लगा कि वो मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करता है बिल्कुल पार्टिकल्स की तरह, तो इसके पास पार्टिकल नेचर भी है। तो रेडिएशन के पास पार्टिकल और वेव दोनों तरह का स्वभाव है। मानते हो बात? लेटर ऑन डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट में पता लगा कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास भी वेव जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे कि वेव्स डिफ्रैक्ट करती हैं। वेव्स क्या करती है बोलो? हमने पाया कि हमारी इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रीम भी, हमने एक इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रीम को चलाया और हमने पाया कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स की जो स्ट्रीम है ना वो भी डिफ्रैक्ट हुई। डिफ्रैक्ट मतलब वो भी इस तरीके से डिफ्रैक्शन शो करती है। बट वो डिफ्रैक्शन जो शो हुआ वो उस एक्सपेरिमेंट में दिखाया गया, डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट के अंदर, बट वो सिलेबस में अब नहीं है बच्चों। उसमें कुछ तरीका था कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रीम को ऐसे भेजा था, और इलेक्ट्रॉन्स को लोकेट करने के लिए एक वहाँ पर डिटेक्टर लगाया था, और वो जो डिटेक्टर था ना, वो डिटेक्टर इलेक्ट्रॉन्स को कैच करता था। तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ सीधे नहीं गए, इलेक्ट्रॉन्स को उधर भी गए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर भी गए। डिटेक्टर ने कैच किया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब सीधी इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रीम भी बोलो क्या होती है? वेव्स की तरह बोलो क्या करती है? डिफ्रैक्ट करती है। वेव्स की तरह बोलो क्या करती है? इसका मतलब पार्टिकल्स के पास भी कौन सा नेचर होता है बोलो? वेव नेचर। पार्टिकल्स के पास भी कौन सा नेचर होता है बोलो? तो यहाँ पर अगर पार्टिकल्स के पास पार्टिकल नेचर के साथ साथ कौन सा नेचर है बोलो? वेव नेचर भी है। तो तुम मुझे बताओ जरा, मैं क्या बोलूंगा? इट्स अ डुअल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का भी बोलो कैसा स्वभाव है बोलो? डुअल। इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। और मैटर दोनों दोहरा स्वभाव दिखाते हैं। जो पार्टिकल है वो पार्टिकल वाले बिहेवियर के साथ वेव वाले नेचर भी दिखाता है, और जो वेव्स हैं वो वेव्स वाले नेचर के साथ पार्टिकल वाले नेचर भी शो करती है। बस बात इतनी ही समझनी है। मैं बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा डिटेल में जाना भी नहीं है इसके अंदर, क्योंकि इसके ऊपर तो मुद्दा आज तक भी चलता ही आ रहा है कि भैया इसको चीज़ें प्रूव करे जा रहे हैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। अब जैसे तुम मुझे बताओ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हो, तो इसके थ्रू लाइट का कौन सा नेचर समझ में आता है? पार्टिकल। लेकिन तुम डिफ्रैक्शन देखते हो, इसके थ्रू कौन सा समझ में आता है? वेव। इसके मतलब लाइट के पास वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है। वैसे ही पार्टिकल का पार्टिकल नेचर तो होता ही है, और जर्मन डेविसन में पता लगा कि, उस एक्सपेरिमेंट में पता लगा कि इसके पास वेव नेचर भी होता है। इसका मतलब ये समझ लो चैप्टर का नाम क्यों रखा गया डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, क्योंकि मैटर्स के पास भी दोहरा स्वभाव होता है और रेडिएशन के पास भी। बस ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और इस बात को सबसे अच्छे से किसने पहले एक्सप्लेन करा था? डी ब्रोगली ने। डी ब्रोगली ने क्या कहा था? डी ब्रोगली कहते हैं अकॉर्डिंग टू द हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस होती है जिसका इनके पास अभी कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ऐसा होता होगा, है ना? आप जब पीएचडी करेंगे तो आप अपनी हाइपोथेसिस दे सकते हैं। हाइपोथेसिस का मतलब कि आपको लगता है इस दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो इस तरह की होंगी होती है ना। बहुत सारी हाइपोथेसिस आजकल बनी हुई है। कोई कहता है कि ऐसा भी है, कहते रियलिटी में है कि नहीं पता नहीं, बट किसी की हाइपोथेसिस है। आपको भी लगता है कि ऐसी एक और दुनिया कहीं पर एग्जिस्टेंस में है जहाँ पर हम जैसे लोग ही रहते हैं। आपको ऐसा लगता है, आपने हाइपोथेसिस दे दी, बट आपने कहा कि मेरे पास प्रूफ नहीं है इस चीज़ का, प्रूफ नहीं है, एविडेंस नहीं है, बट मुझे लगता है कि ऐसा होगा। तो ये आपकी हाइपोथेसिस मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी बोलो? हाइपोथेसिस। दुनिया भर की हाइपोथेसिस बनी हुई है, कुछ प्रूव हो पाती है, कुछ नहीं हो पाती, बट डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस प्रूव हो गई थी। डी ब्रोगली क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस एवरी मूविंग पार्टिकल, मैं कह रहा हूं बहुत छोटा टॉपिक है, बस ढंग से समझने वाली चीज है। बस एवरी मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विथ सम wave like characters
and its wavelength is given by। अब आप लोग ये बात कहेंगे सर हम भी तो पार्टिकल से, जब हम भागते हैं क्या, क्योंकि इसने बोला कि हर एक मूविंग पार्टिकल एसोसिएट होता है कुछ वेव जैसे कैरेक्टर्स के साथ, मतलब पार्टिकल तो है ही वो, पार्टिकल तो है ही वो, लेकिन उसके पास कुछ वेव जैसे कैरेक्टर्स भी होते हैं। अब आप कहेंगे क्या सर हम जब भागते हैं, गाड़ी चलती है, बॉल जब हम फेंकते हैं, तो क्या उसके पास भी वेव कैरेक्टर्स होते हैं? तो भैया इस बात को डी ब्रोगली ने साबित किया। डी ब्रोगली ने कहा कि देखिए हम जो है ना, हम हैं मैक्रो पार्टिकल्स, हम हैं बड़े पार्टिकल्स, और बड़े पार्टिकल्स के ऊपर ना ये वेव जैसे जो कैरेक्टर था ना वो देखने को नहीं मिल पाता। हमारा वेव कैरेक्टर बहुत छोटा था, वेवलेंथ बहुत छोटी थी, ऑब्जर्वेबल नहीं थी, लेकिन जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनका वेव कैरेक्टर देखने को मिला भाई, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स, इनके पास वेव कैरेक्टर्स देखने को मिले। तो क्या कहते हैं जरा समझिएगा, इन्होंने बोला, ध्यान से मेरा भाई क्या बोला उसने, बोला कि अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस एवरी मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद सम वेव लाइक कैरेक्टर। तो इन्होंने कहा कि अगर कोई भी पार्टिकल जिसका मास m है, अगर वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसके पास कुछ वेव कैरेक्टर्स हैं। पार्टिकल नेचर तो है बट वेव जैसे फिनोमिनास भी कुछ दिखाता है, जैसे वेव्स दिखाती हैं वैसे कुछ फिनोमिनास दिखाता है। और जब वेव जैसा कुछ फिनोमिना दिखा रहा है तो वेव की बोलो क्या होती है, वेव लेंथ। वेव की बोलो क्या होती है, तो ये कहते हैं कि इसकी जो वेव लेंथ दी जाएगी वो क्या दी जाएगी, बोलो h अपॉन में बोलो क्या, mv। ओए तुम्हें समझ आ रहा है यहां तक का, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओए भाई 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 इधर इधर, बार बार ऐसे ना हो कि भाई चुप कराना पड़ रहा है। इधर देखो, सो ये जो वैल्यू आएगी बहुत छोटी आएगी कि नहीं आएगी, मुझे बताओ। नहीं, इतनी छोटी वेवलेंथ, वेवलेंथ समझते हैं आप, वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ होता है ये, एक वेव की लेंथ होती है वेवलेंथ। और अगर ये वेवलेंथ इतनी छोटी है तो एक तरीके से वेव जैसा कुछ पैटर्न आपको नजर आने वाला नहीं है, कुछ भी वेव जैसा फॉर्म ही नहीं होगा ना। ऐसे क्या बनाऊं मैं, वेव जैसा कुछ भी फॉर्म होने वाला नहीं है, बिकॉज ये वेवलेंथ बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, वेव जैसे कोई खास कैरेक्टर्स देखने को मिलने वाले नहीं है। समझ में आता है? अगर लेकिन मैं यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ले लूं, एक इलेक्ट्रॉन ले लूं बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन है और फिर ये मूव कर रहा है, इसका कुछ वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड है, वटएवर जो भी है, और आप जानते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। पता है तुम लोगों को ऐसा होता है? तो मुझे तुम बताओ वेवलेंथ कितनी आएगी? इनके साथ मत रहे भाई। 6.626 इंटू 10⁻⁻34। अच्छा बताओ भाई सब बच्चे, एक बार बताओ जरा, अगर अब मैं इसकी कैलकुलेशन करो, चाहिए ये नंबर भूल जाओ, ये नंबर भूल जाओ, आप सोचो कि 10⁻31 और 10⁻100 मतलब 100 है, तो नीचे 10⁻29 और ये -29 ऊपर जाके +29 हो जाएगा, तो ये बनेगा 10⁻5। अरे नियरली यार, मतलब ये बनेगा 0.00001 मीटर्स। अब ये वेवलेंथ इसके कंपैरेटिवली काफ़ी हाई है कि नहीं? अब सर बहुत कम है, और सर इसके कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है। अगर मैं नैनोमीटर्स में बात करूँ ना, नैनोमीटर्स में, तो ये लगभग 10,000 नैनोमीटर की वेवलेंथ है। कितनी बोलो? 10,000 नैनोमीटर्स। और वेवलेंथ नैनोमीटर्स में ही होती है। आपको क्या लगता है कि आपको जो रेड कलर की लाइट से वेवलेंथ आ रही है वो कितनी होती है? 750 नैनोमीटर तो होती है। वो कितनी होती है? 750 गुना में कितनी? 10⁻⁻9 मीटर। यार वो इतनी तो होती है, उससे तो काफ़ी ज़्यादा है। अरे उससे तो काफ़ी ज़्यादा है, बोलो है कि नहीं? बताओ जरा, आपकी वेवलेंथ एक्चुअली में नैनोमीटर्स में होती है। आपने किसकी वेवलेंथ आज तक ऐसे देखी है? बताना जरा किसी भी क्वेश्चन में, या आपने वेवलेंथ देख ली 100 मीटर की वेवलेंथ, तो कभी नहीं होती है, नैनोमीटर्स में होती है वेवलेंथ यार। और नैनोमीटर्स अपने आप में 10⁻⁻9 होता है। तो मुझे तुम एक बात बताओ, जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं, जस्ट लाइक स्मॉल इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके लिए वेवलेंथ एक अच्छा खासा वैल्यू ले रहा है कि नहीं ले रहा? बट जो बड़े पार्टिकल्स उनके लिए वेवलेंथ बहुत छोटी वैल्यू ले रहा है। इसलिए हम बोलते हैं कि डी ब्रोगली ये कहना चाह रहे हैं, every moving particle is associated with some wave-like character, but for the macroscopic particle this wave-like character is almost negligible. मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ये देखने को नहीं मिलता है, बट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए इस कंसेप्ट का सिग्निफिकेंस है, और मूविंग पार्टिकल्स के साथ वेव जैसे कैरेक्टर्स देखने को मिले, इसीलिए मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही हमें वेव जैसे कैरेक्टर्स देखने को दिखते हैं। भाई नहीं आई मेरी बात समझ में? मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी बच्चों। तो यहाँ पर बोलते हैं दैट्स वाई अच्छा मुझे एक बात बताओ,
इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं क्लास, फॉर्मूले में देख लो सरीश, अगर मास कम हुआ तो ही तो वेवलेंथ ज़्यादा आएगा ना, और मास ज़्यादा हुआ तो वेवलेंथ क्या आएगा, तो कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए तो भैया अभी मैं जितनी बात बताई उसका 1 मिनट का समरी देता हूँ और फिर मैं अगली चीज़ शुरू करता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार आएगी। अगली चीज़, पहली चीज़ ये मैंने आपको सिखाई है कि डी ब्रोगली कहते हैं एवरी मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद सम वेव लाइक कैरेक्टर एंड द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दैट पार्टिकल इज गिवन बाय h अपॉन में क्या mv, you just need mass and velocity and put the values h upon mv and you get the wavelength. is it clear? अब मेरी बात को समझिएगा बच्चों, आप लोग मुझे बताओ जरा लैम्डा का फॉर्मूला क्या बना। क्लास बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होने वाला है, समझिएगा, ये है सबसे धांसू चीज इस वाले टॉपिक की। लैम्डा है h अपॉन mv। क्या तुम जानते हो कि तुम mv को ही मोमेंटम बोलते हो, mv को ही मोमेंटम बोलते हो, तुम्हें पता होगा यार, इतना तो 11th क्लास में पढ़ के आया, मास इनटू वेलोसिटी इज नथिंग, इट इज मोमेंटम। And how momentum is related with the kinetic energy? Under root 2mk, very good, बहुत अच्छे, अंडर रूट 2mk। गाइज आपको पता है मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। अब क्या करो, वो mv है ये mv स्क्वायर है, मैंने इसके अंदर ना ऊपर भी m से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी m से कर दिया, कोई दिक्कत है क्या, मैथमेटिकली कर सकता हूँ। अब मुझे बताओ m स्क्वायर v स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, p स्क्वायर, तो p स्क्वायर अपॉन 2m किसके बराबर आ गया, k के, और p स्क्वायर बराबर आ गया 2mk, और p बराबर बोलो कितना आ गया, रूट ऑफ 2mk। सो गाइज मैं जानता हूँ कि मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी से कैसे रिलेशन रखती है। मैं अगर इसको h अपॉन m भी लिख सकता हूँ तो h अपॉन p भी लिख सकता हूँ, और इस मोमेंटम को बोलो मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट ऑफ 2mk। अब भाई जो सिखाऊंगा ना ढंग से सुनना, एक तो भैया वो फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है, कभी तो वो लगेगा सर, कभी ये लगेगा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब एक बात सुनो भाई, अगर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी दे देगा तो ये लगा देंगे, मोमेंटम दे देगा तो ऊपर वाले लगा देंगे। अब मेरी बात सुनो, अगर मान लो कि मेरे पास ना एक यहाँ पर पोटेंशियल है, कैसा भी पोटेंशियल है, मान लो V पोटेंशियल है, और यहाँ पर एक Q चार्ज है, देखो वो आपको कैसे परेशान करेगा। आप लोगों को पता है कि अगर मुझे इलेक्ट्रॉन का मास पता है, ढंग से सुनना क्योंकि यही इसकी लास्ट चीज़ है, बस खत्म हो जाएगा इसके बाद ही, इसके बाद बस मुझे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने हैं आप लोगों को, खत्म हो जाएगा टॉपिक। मेरे को अगर इलेक्ट्रॉन का किसी भी पार्टिकल का मास पता हो और उसकी वेलोसिटी पता हो, मास पता हो और क्या पता हो, तो मैं उसकी क्या निकाल सकता हूँ, डी ब्रोगली वेवलेंथ बाय कैलकुलेटिंग h अपॉन में क्या mv। लेकिन वो क्या बोलेगा पता है, कि हमारे पास एक चार्ज है, हमारे सामने एक एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, इसको बोलेंगे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। क्यों बोलोगे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, वो सुन लो, क्योंकि सर ये जो पोटेंशियल है, आप मुझे एक बात बताओ ना, क्या मैं आप लोगों को नहीं सिखा रहा था कि अगर कोई भी पोटेंशियल है, प्लस का है माइनस का है, वो अपने सामने वाले चार्ज के ऊपर वर्क डन करेगा। अरे कोई भी ये पोटेंशियल है तो वो अपने सामने वाले चार्ज के ऊपर वर्क डन करेगा, कैसे बताना कैसे। अरे प्लस का है तो सर प्लस वालों को रिपेल करेगा, माइनस वालों को अट्रैक्ट करेगा, माइनस का है तो प्लस वालों को अट्रैक्ट करेगा, माइनस वालों को रिपेल करेगा, कुछ तो वर्क डन करेगा ना। और V क्या बताता है, V बताता है वर्क डन ऑन 1 यूनिट चार्ज। ये जो V की वैल्यू होती है आपको बताती है कि कितना काम करेगा 1 यूनिट चार्ज पे। अगर ये V 20 वोल्ट है ना, तो समझ जाना कि सामने वाले एक कूलम को ये 20 जूल का वर्क डन करेगा, चाहे अट्रैक्टिव वर्क डन चाहे रिपल्सिव। वो डिपेंड करता है कि भैया वो उसका चार्ज कैसे सामने वाले का, समझ में आता है कि नहीं आता। क्योंकि तुम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, V इक्वल्स टू बोलो क्या होता है, और W इक्वल्स टू क्या होता है। मेरी बात को अच्छे से समझना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ 2 मिनट में समझ में आ जाएगी। अभी अगर इसका मास और वेलोसिटी दोनों दिया हो तो डी ब्रोगली वेवलेंथ आ जाएगा, लेकिन उसने मास दिया ही नहीं। उसने बोला हमने एक चार्ज रखा हुआ और सामने एक पोटेंशियल है जो उसको एक्सेलरेट करवाएगा, जो उसको एक्सेलरेट, क्योंकि अगर ये पोटेंशियल है तो वो उसको खींचेगा या धक्का देगा उस तरफ। मानते हो कि नहीं मानते? अरे चार्ज को भैया, चार्ज को वो अपनी तरफ खींच भी सकता है, रिपेल भी कर सकता है। तो अगर अपनी तरफ खींचेगा, उसको एक्सेलरेट करेगा, तो इसके पास वेलोसिटी आएगी कि नहीं आएगी, और वेलोसिटी आएगी तो डी ब्रोगली वेवलेंथ आएगी। तो वो कह रहा है बताओ कितनी डी ब्रोगली वेवलेंथ आएगी अगर इसका चार्ज Q है और ये कितने के पोटेंशियल से एक्सेलरेट कराया जा रहा है, V पोटेंशियल से। कितने से बोलो, लिखो मत कार्तिक, बोर्ड में सुनो, बस 2 मिनट में कहानी समझ में आएगी। मैं तुम्हें सब पढ़ा रखा है, उसी में से बताने वाला हूं। मैं क्या जानना चाह रहा है पहले वो समझना जरूरी है, उसके बाद वो कैसे पता लगा वो बताऊंगा मैं आपको। सर वो जानना ये चाह रहा है कि हमें ये बात पता लग चुकी थी कि हर एक मूविंग पार्टिकल के पास डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है, कितनी बोलो, h अपॉन में क्या mv। तो वो कहना चाह रहा है कि जब मैं किसी चार्ज के सामने एक पोटेंशियल रख दूंगा तो पोटेंशियल उसको खींचेगा भाई, अट्रैक्ट करेगा, होगा ना, अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, मूव करवाएगा। तो अगर किसी V पोटेंशियल से किसी Q चार्ज को एक्सेलरेट करवाया जाए तो बताइए उसके पास कितनी डी ब्रोगली वेवलेंथ एक्वायर होगी। समझ में आ गया क्वेश्चन? तो अब तुम मुझे बताओ जरा, डी ब्रोगली वेवलेंथ का ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है h अपॉन में रूट ऑफ 2mk।
अगर मैं ये पता लगा लूं कि इस एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल से इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी आई, तो मैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पुट कर दूंगा। कैसे, दोबारा समझिएगा। इसका क्यू चार्ज है, वहां पर पोटेंशियल बोलो कितना है, वी। सुनते चलना। तो इस वी पोटेंशियल की वजह से इस चार्ज को कितनी काइनेटिक एनर्जी मिली होगी, ये मैं कैसे पता लगाऊं? बताओ कैसे पता लगाऊं? सर काइनेटिक एनर्जी उतनी ही मिली होगी जितना वर्क डन हुआ होगा, जितना वर्क डन ऑन चार्ज बाय एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। अरे भैया, किसी पार्टिकल को कितना काइनेटिक एनर्जी मिला होगा, जितना उसके ऊपर क्या हुआ, काम। इसको कितना काइनेटिक एनर्जी मिलेगा? सर जितना मैं काम करूंगा उतना मिलेगा, ज्यादा काम करूंगा तो ज्यादा मिलेगा, और कम काम करूंगा तो कम काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। सो इस पार्टिकल को भी कितनी काइनेटिक एनर्जी मिली होगी, जितना उसके ऊपर क्या हुआ होगा, वर्क डन। जितना उसके ऊपर क्या हुआ होगा, तो मुझे बता इसको कितनी काइनेटिक एनर्जी मिली होगी, जितना इसके ऊपर क्या हुआ, वर्क डन। और वर्क डन कितना होता है बोलो, जितना इसका चार्ज है इनटू में जितना पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल बताता है कितना काम एक पे हुआ। तो 2 कूलम पे कितना हुआ होगा, 2v, 3 कूलम पे 3v, तो q कूलम पे qv। अगर qv का काम है तो काइनेटिक एनर्जी भी कितनी मिली होगी? तो आप लोग क्या बोलोगे, अगर कोई q चार्ज है और उसको v पोटेंशियल से एक्सेलरेट करवा रहे हैं तो उसको कितना काइनेटिक एनर्जी गेन हुआ होगा, qv। तो बताओ जरा उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना होगा, h अपॉन में रूट ऑफ 2m qv। अब आप कहो कि सामने वाला अगर बोलेगा कि मैंने किसी फलाना चार्ज को किसी फलाने पोटेंशियल से एक्सेलरेट कराया, बताइए उसके पास कितना डी ब्रोगली वेवलेंथ आया होगा। मैं कहूंगा भैया h पुट करूंगा, m पुट करूंगा, वो चार्ज और वो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, और मुझे मिल जाएगा डी ब्रोगली वेवलेंथ। सो डी ब्रोगली वेवलेंथ के मेरे पास कितने फॉर्मूले हुए, 3 फॉर्मूले, एंड दीज 3 फॉर्मूलाज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। इफ द गिवन कंडीशन गिव्स यू द मास एंड द वेलोसिटी, यूज जस्ट h अपॉन mv, खत्म कहानी। h अपॉन mv, अगर मास और वेलोसिटी दिया है। अगर उसने मास और वेलोसिटी ना देके बोला कि भैया फलाने पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इतनी है, फलाने पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इतनी है, यूज द फॉर्मूला h अपॉन में रूट ऑफ 2m के, और बोला कि भैया काइनेटिक एनर्जी भी नहीं दे रहा, मैं तो बस दे रहा हूँ कि एक चार्ज था उसको किसी वी पोटेंशियल से एक्सेलरेट कराए, बताओ कितनी डी ब्रोगली वेवलेंथ आएगी? सीधा बोलोगे h अपॉन में रूट ऑफ 2m q, और कितने पोटेंशियल से एक्सेलरेट करा। और ऐसा नहीं कि मैंने हवा में लिख दिया हो, मैंने आपको बोला है कि किसी भी चार्ज को अगर वी पोटेंशियल से एक्सेलरेट करवाएंगे तो उसको कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन होगी, qv, क्योंकि इतना इसके ऊपर काम होगा। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह बस मैंने q भी डाल दिया। नहीं आया ना समझ में? ये v बोलो क्या है, v बोलो क्या है सब बच्चे, ये v है बच्चों क्या, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, q है चार्ज, m है पार्टिकल, मास ऑफ द पार्टिकल। किसी को समझ नहीं आया तो जल्दी बोलो भाई, जल्दी बताओ, बोलो भाई बोलो, सबको क्लियर है, पक्की बात है? इधर तो मुझे तुम ये बताओ, डी ब्रोगली की जो बातें मैंने आपको बताई हैं, मैं कुछ बोलूँगा ध्यान से सुनना, अगर आ गई है समझ में तो ठीक है, आगे बढ़ेंगे, हम क्वेश्चंस बनाएंगे, ग्राफ करेंगे 2-3 और फिर खत्म करेंगे चीज़ों को। सो गाइज, अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, एवरी मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद सम wave like character, and since it is a wave like character, so it have some wavelength also, which is given by lambda is equal to h upon mv. mv can be written as p, that is momentum. p can be written as 2mk, 2mk, अरे रूट ऑफ 2mk, रूट ऑफ 2mk। काइनेटिक एनर्जी तो ये लगाएंगे। और कभी अगर बोल जाएगा कि फलाने चार्ज को किसी पोटेंशियल से एक्सेलरेट करा रहे हैं तो भी तो चलेगा तो पक्का सर, तब भी तो तब उसके पास कितना डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा, तो मैंने कहा h अपॉन में रूट ऑफ 2m qv। और आया कैसे वो मैंने आपको समझा दिया। क्लियर हुआ सब बच्चों का? दोबारा बताओ, हो गया? चलो ठीक है। चलो भाई, क्लियर है? हाँ बोल बोल भाई बोल। हाँ बिहेव करेगा, बिहेव उसके कुछ फिनोमिनाज वो वैसे दिखाएगा जैसे कि हाँ ऐसा होगा। एक नई स्ट्रीम होती है इलेक्ट्रॉन्स की, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रीम होगी, एक पे से कुछ नहीं होने वाला।
फिर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। ओए चलो सुनो, अब कुछ बड़े ही दासू स्पेशल क्वेश्चंस की बात करते हैं, सुनिएगा ढंग से, ग्राफ ही बता रहा हूं। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए जरा डी ब्रोगली वेवलेंथ विद द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कैसा ग्राफ बनाएगी, ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है। अगर मैं एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ाए जा रहा हूं तो बताइए जरा डी ब्रोगली वेवलेंथ बढ़ेगी या घटेगी? सर वो इनवर्स रिलेशन है, कोई भी देख के बता देगा कि सर इनवर्स होएगा, बस घटेगा सर। और सोचना भी चाहिए कि अगर आप एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो चार्ज तेज चलेगा, चार्ज तेज चलेगा मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो आपको रिलेशन पता है लैम्डा एच अपॉन एम वी, वी बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा, वेवलेंथ क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? समझ नहीं आ रहा सर? नहीं आ रहा समझ? पक्की बात है। अब चलिए एक बड़ा ही बेहतरीन एक और केस समझते हैं। अभी आपको याद आ रहा है मैंने रिसेंटली आप लोगों को y इक्वल टू mx प्लस सी पे काम करवाया। मैं आज दोबारा नहीं बताऊंगा y इक्वल टू mx प्लस सी, क्योंकि मैं आपको लास्ट क्लास करवा चुका हूं, तो मैं सीधा बात करूंगा उसके ऊपर। तो एक ग्राफ और बच्चों बोला जाता है, ये सबसे स्पेशल ग्राफ है, ये बहुत स्पेशल ग्राफ है, और मैंने भैया इसके बहुत क्वेश्चन देखे हैं भाई। ये बनाया गया है 1/√v और वेवलेंथ के बीच में। अब आप लोग मुझे बताओ जरा 1/λ और इसके बीच में, तो ये y एक्सिस पे है, बिल्कुल लिखना बंद कर देना और बोर्ड पे देखना, ये ग्राफ पे क्वेश्चन आएगा। ये y है और ये x है, ये x है 1/√v। 1/√v बोलो क्या है? मैं इसको क्या करता हूं ना, मैं इसको ऐसा लिख लेता हूं, मुझे तुम सब बच्चे बताओ, h अपॉन में √2m³ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अरे भाई मैं √6 को ना √2 इंटू √3 लिख सकता हूं, समझ रहे हैं? अब सुनो, ये जो लैम्डा है h अपॉन में √2m³ और √v है, सो ये बच्चों y हो गया, और जो ये 1/√v हो गया, ये बोलो क्या हो गया? सोचो ना, क्या तुम भूल गए y इक्वल टू mx प्लस सी? भूल गए तो भूल जाओ, मैं बताऊंगा भी नहीं। अब y इक्वल टू mx प्लस सी, बताइए जरा x के साथ जो होता है वो क्या होता है? स्लोप, और जो उसके बाद जो ऐड होता है वो क्या होता है? y इंटरसेप्ट, वेयर द ग्राफ लाइन कट्स द y एक्सिस, यही तो होता है। तो यार एक बात बताओ, अगर ये y है और ये x है, तो इसके बिल्कुल जो बगल में ये बैठा हुआ है ये स्लोप है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, और y इंटरसेप्ट कितना है बोलो? 0, क्योंकि देखो y इक्वल टू mx प्लस में कुछ है ही नहीं, तो y इंटरसेप्ट बोलो कितना है? 0। बस सिखाया मैंने आप लोगों को ये। तो इसका मतलब ये 0 है y इंटरसेप्ट, इसका मतलब ग्राफ कहाँ से शुरू होगा? ओरिजिन से, और पॉजिटिव स्लोप है, इसका मतलब ऊपर की तरफ जाएगा। तो इस ग्राफ का स्लोप बोलो कितना होगा? h अपॉन में, नहीं आया समझ में? याद नहीं करना पड़ेगा, समझ में आ जाएगा। क्लियर होता है कि नहीं होता? अब मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं, समझाऊंगा मैं उसको आपके बाद में, पहले आप ये सोचना कि खुद से कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ठीक है? तो लिखो, क्वेश्चन लिखो।
बताओ। बताओ भाई, बी ऑप्शन, बी का मास हैवियर है आपके अकॉर्डिंग ना। चलिए देखिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना होता है। सिंपल सी बात बोली क्लास, उसने बोला दो पार्टिकल हैं ए और बी। देखो एक पार्टिकल ए है और एक पार्टिकल बोलो क्या है बी। उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं किसी सर्टेन पोटेंशियल से। बच्चों प्लीज, किसी सर्टेन पोटेंशियल से उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं। जब दोनों चलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इनकी क्या बनेगी, बोलो डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो वो कहना चाह रहा है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ का 1/√v के साथ ग्राफ ऐसे ही आता है, हम तो जानते हैं स्ट्रेट बनता है सर। अब बस उसने ये बोला कि दोनों का चार्ज सेम है, दोनों का चार्ज और लेकिन मास अलग है। तो कह रहा है कौन सा वाला पार्टिकल ज़्यादा भारी है। तो आप मुझे एक बात बताओ कि जब भी ग्राफ ऐसा आएगा लैम्डा अपॉन में 1/√2 वाला, इसका स्लोप आपको पता होगा कैसे कि हमने निकाल के देखा हुआ है। और फिर भी अगर तुम भूल जाओ तो मैं तुम्हें एक टेक्निक बताता हूँ सिंपल सी, कि तुम लोग ये बात जानते हो कि लैम्डा किसके बराबर होता है, h अपॉन में क्या बोलो √2mqv। बड़ा आसान तरीका बताऊंगा, ढंग से सुनिएगा अगर समझ में आ जाए तुम लोगों को। सो गाइज स्लोप, किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होता है ना वो एक्चुअली में उसकी वाई एक्सिस की वैल्यू अपॉन में एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है। तो वाई एक्सिस मतलब कितना बोलो लैम्डा, अपॉन में एक्स एक्सिस बोलो कितना, तो कितना आ गया बोलो लैम्डा इंटू में √v। अरे लैम्डा इंटू में, सबसे बेस्ट तरीका होता है पता लगाने का कि किसी भी ग्राफ का स्लोप क्या होता है। अगर ग्राफ बन रहा है ऐसे तो स्लोप क्या निकालेंगे बोलो वाई एक्सिस की वैल्यू अपॉन में एक्स एक्सिस की वैल्यू। तो लैम्डा अपॉन में 1/√v विच इज लैम्डा √v। और लैम्डा √v को तुम लोग उधर से क्या लिख सकते हो, अगर मैं उस √v को इधर ले आऊं तो बोलो क्या बच जाएगा, बोलो क्या बच जाएगा बताओ जरा, h अपॉन में √2mq। और वैसे बच्चों तुम लोग जानते हो कि मैंने तुम लोगों को पिछले पेज पे ये सिखाया कि इसका स्लोप h अपॉन में √2mq होता है, तुम्हारी इच्छा है। अब तुम एक बात सोच के बताओ, दोनों पार्टिकल्स का h सेम होएगा, दोनों पार्टिकल्स के लिए 2 सेम होएगा, दोनों पार्टिकल्स का चार्ज भी सेम है बच्चों। तो आप सोचिए ना बस क्या लगता है इनका मास, हर्षित नहीं आ रही बात समझ में। तो जिसका स्लोप यार कम होगा एक्चुअली में उसका मास क्या होगा, ज्यादा, बिकॉज स्लोप और मास इनवर्स रिलेशन में चल रहे हैं। तो जिसका स्लोप कम है उसका मास ज्यादा, जिसका स्लोप ज्यादा है उसका मास कम। नहीं आया ना समझ में, क्योंकि स्लोप डिपेंड करता है इन 4 चीजों पे, और इन 4 चीजों में से 3 चीजें दोनों पार्टिकल के बोलो क्या है, सेम है। एच बी 2b और चार्ज भी, बस क्या अलग है बोलो मास। तो जिसका स्लोप कम है उसका मास बोलो क्या होगा, ज्यादा। नहीं आया मेरी बात समझ में, विकास मुश्किल लग रही है। तो स्लोप बोलेंगे सर, स्लोप जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के। तो बोलेंगे पार्टिकल बी हैज हायर मास। और नहीं आया समझ में ना, अगर मैं इसी क्वेश्चन को बदल दूं अब इस तरीके से तो मुझे अब बताना क्या होगा। अरे आएंगे क्वेश्चन पक्का बता रहा हूं, ध्यान रखना पेपर में ये वाले। बताओ इस ग्राफ का स्लोप क्या है। बच्चों इसका स्लोप क्या है, बोर्ड पे स्लोप क्या है। देखिए स्लोप किसी भी ग्राफ का क्या होता है, y/x। तो 1/√v अपॉन में लैम्डा, मतलब 1 में लैम्डा √v। और लैम्डा √v क्या निकलेगा, बिकॉज हमारे पास इक्वेशन होती है लैम्डा बराबर में h अपॉन में। तो अगर लैम्डा √v में इधर ले जाऊं तो बोलो क्या बनेगा क्लास, h अपॉन में √2mq। अब लैम्डा √v नीचे है तो जब मैं उसको पुट करूंगा तो बोलो h चला जाएगा नीचे और √2mq कहाँ जाएगा बोलो ऊपर। मतलब जो पहले स्लोप था बस स्लोप बोलो क्या आएगा, उल्टा आएगा, रेसिप्रोकेट करके आएगा।
आप चाहो तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से भी निकाल सकते हो। y इक्वल टू एम एक्स प्लस, बस ध्यान रखना है ऐसे में y किसको मानना पड़ेगा 1/√v को, और x किसको मानना पड़ेगा लैम्डा को। ध्यान दो, देखो तुम्हें ना हर तरीके से चीजें आनी चाहिए, मेरा मानना है हर तरीके से तुम्हें आइडियाज होने चाहिए। तो तुम लोग क्या कहोगे सब बच्चे, ध्यान दो भाई, ये जो 1/√v है तुम इसको क्या ट्रीट करोगे बताओ सब बच्चे, y, और इसको क्या ट्रीट करोगे बोलो। तो y को अकेले छोड़ना होता है ना, बाकी सब सामान उस तरफ लेके जाना होता है। तो y को अगर मैं यहाँ पर छोड़ दूं तो बोल जाएगा y/1/√v बराबर में इधर क्या हो जाएगा जरा बताओ, √2m³ में h इंटू में बोलो क्या लैम्डा। अब ध्यान से देखो कि ये मेरा y है, ये मेरा x है, तो y इज इक्वल टू में mx, तो ये हो गया बोलो क्या स्लोप, ये क्या हो गया बोलो, तो y इज इक्वल टू mx प्लस में c तो दिया ही नहीं होगा, 0 है, तो 0 से स्टार्ट होगा, स्लोप पॉजिटिव है ऊपर जाएगा, लेकिन स्लोप इस बार क्या होगा √2m³ में h। जल्दी हो गया क्या, जल्दी हो गया सर, उल्टा स्लोप हो गया बस पिछले वाले के मुकाबले। अब तुम मुझे बताओ दोनों का स्लोप ऐसे है और क्या क्या दोनों के लिए सेम है, 2 सेम है, q सेम है, h सेम है, तो किसी का स्लोप ज्यादा है समझ लीजिए उसका मास ज्यादा रहा होगा पक्का। तो a वाले का स्लोप ज्यादा है जिसका मतलब मास भी उसका ज्यादा होगा, तो स्लोप इस बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बोलो मास के, तो हम बोलेंगे पार्टिकल a हैज, ओ भाई नहीं आ रहा समझ में, हर्षित नहीं आ रहा, मुश्किल लगा ये। चलिए आखिरी बात करता हूँ इस टॉपिक से, बिल्कुल लास्ट बात, इसके बाद कुछ नहीं बचेगा, इसके अंदर सारी बातें न्यूमेरिकल वगैरह सब आ जाएगा, आइडियाज जो बेसिक न्यूमेरिकल्स होते हैं, बेसिक है यही आते हैं न्यूमेरिकल, और कुछ नहीं आता इसमें से। अब अगली चीज सुनो भाई, क्या तुम इन 3 पार्टिकल्स के बारे में जानते हो, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मैंने कभी जिक्र किया इनका आपसे, चलो फिर तो ठीक है, सुन लो, मैं इनका जिक्र करूंगा मास का, मैं इनका जिक्र करूंगा आपसे चार्ज का, क्योंकि यह आपको एक क्वेश्चन में कंफ्यूज करेगा, आपको बोलेगा हमने प्रोटॉन को भी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल से एक्सेलरेट करवाया, न्यूट्रॉन को भी करवाया अनुराग इधर, और अल्फा पार्टिकल को भी करवाया, कहेगा बताओ किसमें डी ब्रोगली वेवलेंथ सबसे ज्यादा निकलेगी। अब इन तीनों के बीच में फर्क क्या होता है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है, सब बच्चे बताओ, h अपॉन में बोलो क्या है, रूट ऑफ, अरे सोचो ना, बोर्ड पे देखो सब बच्चे बोर्ड पे, यार अब लिखना मत बिल्कुल भी, मुश्किल से 5 से 6 मिनट की चीज हो रहा है बस। उसने कहा कि मैंने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल सबको एक्सेलरेट करवाया किसी वी पोटेंशियल से, किसी वी पोटेंशियल से मैंने किस किस को एक्सेलरेट करवाया बोलो बोलो बोलो, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और तीनों को मैंने एक्सेलरेट करवाया, और फिर उसने सवाल करा कि जब मैं इन तीनों को एक्सेलरेट करवाऊंगा तो किसके केस में डी ब्रोगली वेवलेंथ सबसे ज्यादा निकलेगी, सबसे कम किस केस में निकलेगी। तो आप लोग जानते हो कि वी एच सबके लिए सेम है, 2 सबके लिए सेम है, वी सबके लिए सेम है, लेकिन सबका मास अलग होता है इन तीनों पार्टिकल्स का, सबका चार्ज अलग होता है कि नहीं होता भाई। अब मास और चार्ज मिलकर डिसाइड करेगा कि डी ब्रोगली वेवलेंथ ज्यादा होगी या बोलो क्या होगी, कम। जिसका एमक्यू का प्रोडक्ट ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ कम आएगी, जिसका एमक्यू का प्रोडक्ट कम होगा उसकी वेवलेंथ क्या आएगी, ज्यादा। इसके लिए तुम्हें इन तीनों पार्टिकल्स के मास, चार्ज वगैरह के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ये हालांकि मैं तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर के अंदर सिखाया होगा, ठीक है ना, लेकिन मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को, तो जो टाइप बनती है ना पेपर के अंदर वो सारी की सारी क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से, सुनिएगा बच्चों। अब आपको प्रोटॉन बताए थे कौन होता है भैया, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, एक H11 होता है, एक H12 होता है, ध्यान सुनिएगा। इसको आप लोग बुलाते हो प्रोटियम, उसको बुलाते हो ड्यूटेरियम, यही होता है। तो इसका तो यार छोड़ो प्रोटियम का, तो मैं तो कहता हूँ प्रोटॉन का तो तुम्हें पता ही है ना, उसको क्यों इतना कॉम्प्लेक्स करना। प्रोटॉन का मास mp लिख दो, और एक प्रोटॉन का चार्ज बोलो क्या होता है, +e होता है, छोड़ो ना उसको क्यों कॉम्प्लेक्स करना। हम पहले से जानते हैं प्रोटॉन का मास mp लिख दो, और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है उसका पॉजिटिव होता है बस, तो 1.6 × 10⁻⁻⁹। अब मैं आपको ड्यूटेरियम के बारे में समझा रहा हूँ। तो बच्चों ये होता है ड्यूटेरियम, ये होता है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम भाई साहब के पास क्या सिचुएशन होती है कि आपको पता होना चाहिए कि जो नीचे वाला नंबर होता है वो प्रोटॉन्स होते हैं, 11th क्लास की चीज़ है यार, ये ऐसा ना हो कि ना आती हो। नीचे वाली होती है प्रोटॉन और ऊपर वाली होती है प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन। तो मुझे तुम ये बताओ मास नंबर, तो मुझे बताओ जरा, एक प्रोटॉन है, अरे ये नीचे वाला प्रोटॉन होता है, ऊपर वाला प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन है, तो एक न्यूट्रॉन भी होगा। तो इसके न्यूक्लियस में कितने पार्टिकल्स हैं, 2। कितने पार्टिकल्स हैं। और क्या तुम लोगों को पता है कि हाइड्रोजन है तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा बोलो, 1 इलेक्ट्रॉन भी हुआ। अरे हाइड्रोजन का ही आइसोटोप होता है ये, बस फर्क क्या होता है सर, हाइड्रोजन का आइसोटोप है, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन होगा, बट इसमें 1 न्यूट्रॉन भी होता है। सिंपली जो तुम हाइड्रोजन पढ़ते हो ना वो H11 होता है। वो कैसा हाइड्रोजन होता है,
एक प्रोटॉन और कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, और फिर बस एक इलेक्ट्रॉन भी होता है। समझो मेरी बात को, ध्यान से देखो। पहले भी मैंने आपको ना रटने के लिए नहीं बोला था, पहले भी मैंने आपको समझाया था कि ड्यूट्रॉन क्या होता है। तो ये तो ड्यूटेरियम होता है, लेकिन जब ड्यूटेरियम, इसको देखो ड्यूटेरियम कैसा होता है। ड्यूटेरियम ऐसा होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन भी रख के बैठा था ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, बिकॉज एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, नेट चार्ज 0 सर। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे, समझना मेरी बात को यार, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर दे, मतलब अपने ऊपर प्लस चार्ज दिया है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे, तो तुम सब बच्चे मुझे बताना इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं इसका नाम क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ड्यूट्रॉन। क्या बन जाएगा बोलो? और ये कैसा दिखेगा बोलो? एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। भाई फर्क क्या है ड्यूटेरियम में और ड्यूट्रॉन में? सर ड्यूटेरियम होता है हाइड्रोजन का जो दूसरा आइसोटोप होता है, वो ड्यूटेरियम होता है, वो तो न्यूट्रल आइटम होता है, उसमें एक प्रोटॉन भी होता है, एक इलेक्ट्रॉन भी होता है, बट अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है तो वो बन जाता है ड्यूट्रॉन। अब इसका मास सुन लीजिए, इसका मास कितना होगा? क्योंकि जितना मास प्रोटॉन का होता है उतना मास किसका होता है? न्यूट्रॉन का। तो इसका मास दुगना होगा प्रोटॉन के मुकाबले, मतलब कितना होगा? 2 mp। चार्ज कितना होगा सर? प्रोटॉन ही एक ही प्रोटॉन है, चार्ज तो सर प्लस ई होगा, बिकॉज न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, तो चार्ज इसके पास भी प्लस ई होता है। जिस बच्चे को ये कहानी कभी आज तक ना सुनी हो, के लगे सर मेरे को तो आज तक मैंने सुना ही नहीं कुछ ऐसा होता है, तो फिर भैया तुम लोग याद करोगे कि ड्यूट्रॉन का मास जो होता है वो प्रोटॉन का दुगना होता है, और चार्ज बिल्कुल सेम होता है जितना प्रोटॉन के पास होता है। ये तो याद कर सकते हो। फिर जब पहले मेहनत नहीं करेगी, थोड़ा सा रटना पड़ेगा, पहले मेहनत करेगी तो रटना नहीं पड़ेगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, कहीं तो अपने पापा को पश्चाताप करना पड़ेगा ना। आओ भाई, अब हीलियम सब बच्चे जानते हैं भाई, हीलियम होते हैं 2-4, पहले नहीं पढ़ा वो पापी हैं तेरे, अभी भी नहीं पढ़ेगा और बढ़ रहे हैं। और सुनो, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन, हीलियम है, लेकिन भाई हीलियम के बाद 2 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, बट दिस इज जस्ट हीलियम, इसको नहीं बुलाते अल्फा पार्टिकल। लेकिन अगर हीलियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे, तो नाउ इट बिकम 2 इलेक्ट्रॉन अब नहीं है इसके पास, सर इसको बुलाते हैं अल्फा पार्टिकल। क्या बुलाते हैं बोलो? सर इसका मास कितना होगा? सर जितना प्रोटॉन का मास होता है उतना न्यूट्रॉन का मास होता है। सर 4 पार्टिकल्स हैं, मास होएगा 4 mp, सर चार्ज होगा 2 प्रोटॉन जितना, यानी 2e। भैया कुल मिला के बात ये है, अगर तुम्हें नीचे वाली बातें समझ में आती हैं इट्स वेल एंड गुड, नहीं आती हैं रट लीजिए भाई। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं बताओ? बिल्कुल रटने वाला नहीं है। कहाँ रटने वाला है? अब तुमने पहले नहीं पढ़ा तो मैं तुम्हें ABCD थोड़ा ना सिखाऊंगा बचपन की, वो तुम्हें पहले पढ़नी चाहिए थी ना। तो वही वाली चीज़ है, ये पहले की ये चीज़ें 9th 10th के अंदर आइसोटॉप्स के बारे में पढ़ाया जाता है, वहाँ की चीज़ें हैं। 12वीं क्लास के बच्चों को इतना पता होना चाहिए कि आइसोटॉप्स क्या थे। मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि ड्यूटेरियम था तो उसका इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ड्यूट्रॉन बनेगा, और हीलियम ने अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करे तो वो अल्फा पार्टिकल बनेगा। और ये कहीं ना कहीं जब रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा तब भी बताया गया होगा, फिर जब हमने 12th क्लास में मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर पढ़ा तब भी बताया गया होगा, फिर 3rd टाइम भी बता रहे हैं, फिर भी नहीं आया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अब सुनो भाई क्लास प्लीज, ये समझ आ गया? चलो क्वेश्चन लिखो, लिखो एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। if देखो भाई, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन and alpha particle, if proton, deuteron and alpha particle are accelerated through the same accelerating potential, if proton, deuteron and alpha particle are accelerating through the same potential difference, sorry मैंने गलत बोल दिया यार, same accelerating potential बोल रहा था ना पहले, वैसे बात दोनों ठीक है वैसे, same accelerating potential, then what will be the ratio of the de Broglie wavelengths of proton, deuteron and alpha particle? Proton, deuteron and alpha particle. सर मेरी को ये चेक कर लो। वरना भाई डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल की रेशियो बतानी है। रेशियो कॉम्प्लेक्स हो सकती है, आप मुझे ऐसा बोल सकते हैं 1:1/√2 कुछ भी जो भी है बोल सकते हैं ऐसा। रेशियो ऐसे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। √2:2:4 ये तो गलत लग रही है मुझे। अच्छा तूने इसको सिंप्लीफाइड करा है क्या? फिर उसके से
सेम है, ये रूट 2 आ गया, एक 2 आ गया, 4 आ गया। तो डिवाइड में नहीं आएगा नालायक, 1/, करके नहीं आएगा हैं? हाँ, वन रेशो 1/√2 रेशो 1/2। ऐसे एक बच्चा बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं 1/√2 1/2 1/4। आता है क्वेश्चन एग्जाम में। बस ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, फिर तुम जाओ। नेक्स्ट क्लास छुट्टी नहीं करनी है क्योंकि हम शुरू करेंगे एटम, नया चैप्टर। बहुत तेजी में चलाना है, अब बस सिलेबस में रुकना नहीं है। मैं ख़त्म करते हैं सिलेबस का और रिवीजन शुरू करते हैं। जितना जल्दी रिवीजन स्टार्ट होगी उतना बढ़िया तैयारी। चलो मैं ही करा देता हूँ। आ जाइए भाई क्लास। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, अरे बच्चों प्लीज बोर्ड पे मुझे तुम सब बच्चे बताओ, इन सब की जब मैं डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालूंगा, इन सबके लिए क्या क्या सेम है? H सेम है, 2 सेम है और V सेम है, क्योंकि सबको सेम पोटेंशियल से एक्सलेट करा रहे हैं, बट मास और चार्ज सेम नहीं है सर, बस वही अलग अलग है। तो सब बच्चे मुझे बताओ, जब प्रोटॉन की मैं डी ब्रोगली वेवलेंथ लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? H अपॉन में रूट ऑफ, बोलो बोलो सब बच्चे, 2 मास जो आएगा, प्रोटॉन का मास आएगा, छोटा सा MP लिखना है। बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, फिर खुद ही कन्फ्यूज रहते हैं, P कहाँ से लाऊं? MP उसके साथ में नहीं आएगा, बिल्कुल टांगों में। Q, ए चार्ज बोलो कितना? E और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल V। ये तो प्रोटॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ है, समझ नहीं आ रहा लेकिन सर। ऐसे ही मुझे बताओ न्यूट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना आएगा? H सेम रहेगा, नीचे सर 2 सेम रहेगा, और मास सर प्रोटॉन से दुगना होता है, तो बोलो क्या आएगा? 2 MP आएगा सर। सर बात करूंगा मैं इलेक्ट्रॉन चार्ज की, तो चार्ज सर E जितना ही आएगा, और V सर बहुत क्लियरली दिखता है उसमें और इसमें क्या फर्क है। वंशी का नहीं आ रही बात समझ में? यहां से अगर मैं 2 बाहर ले लूं तो बनेगा देखो ध्यान से देखो यार, अगर तुम समझ पाओ तो ये कंपैरेटिव पर्पस के लिए है, ये कंपैरेटिव पर्पस के लिए कि मैंने भैया इसमें 2 एक्स्ट्रा दिख रहा था बस मुझे, उसके कंपैरेटिवली 2 एक्स्ट्रा है बस इसके अंदर, तो वो √2 बाहर ले लिया। कह रहे कैसे कर दिया? अरे यार कर सकता हूं ऐसा मैं, रूट नहीं कर सकते हैं। अच्छा बताओ अल्फा पार्टिकल का बोलो क्या आएगा? H अपॉन में बोलो क्या आ जाएगा? 2। ध्यान देना भाई ध्यान देना, उसका मास है 4 MP, उसका चार्ज है 2E और V। अब ध्यान देना भाई, मैं 2 MP, रुक जाओ भाई, 2 MP EV सेम रखूंगा ताकि मेरी रेशियो सही बने। अंदर क्या इसमें ना एक्स्ट्रा 8 है, एक्स्ट्रा बोलो क्या है? और 8 जब रूट से बाहर आता है तो 2√2 आएगा। क्या आएगा बोलो? अरे 8 का मतलब 2√2 होता है ना, तो बोलो क्या लिखा जाएगा? H अपॉन में 2√2 और फिर बचेगा √2 MP EV। समझे ही नहीं सर? हम तो नहीं समझे ना, नहीं समझे? ये मैं आपको ये लगा रहा हूं, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ना, ये एग्जाम में 3 की ना पूछ के ना 2 की पूछता है, इन दोनों की, उन दोनों की, इन दोनों की, हम तो कर लेंगे, कभी वैल्यू दे देगा तो भी कर लेंगे। अब बताओ रेशियो क्या होती है? रेशियो होती है सर, इनको डिवाइड कर दो सबको, तो इसको रेशियो करेंगे इससे और इसको रेशियो करेंगे इससे। अब बताओ जरा, इसका ये पूरा पूरा इससे कट जाएगा, उससे भी कट जाएगा, जो अलग अलग है बच जाएगा। बताओ इसमें 1 बचेगा। अगर ये 1 है तो सर ये 1/√2 बचेगा सर, और ये सर 1/। तो मुझे बताइए सबसे ज्यादा डी ब्रोगली वेवलेंथ किसकी है सर? जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है, मतलब इसका 1 है सर, इसके नीचे नंबर बड़े हो रहे हैं, जिनके डिनोमिनेटर बड़े हो गए उनकी वैल्यू छोटी आएगी। अरे भैया देखो इसके नीचे तो 1/1 है। ओए क्लास ध्यान नहीं दे रहे ना? प्रोटॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ मान लो 1 है, तो इसकी 1/√2 है भाई, कम होगी ना? अरे √2 होता है 1.41, कम होगी भाई। कह रहे इतना मैथमेटिक्स नहीं आता सर हमें।
ये 1 है ना, तो ये 1 अपॉन में 1.41 है, 0 पॉइंट कुछ आएगा। और इसका डिनोमिनेटर तो और बड़ा है, 1.41 से भी दुगना, तो ये और कम आएगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा डी ब्रोगली वेवलेंथ किसकी होती है? प्रोटॉन की, फिर किसकी होती है? न्यूट्रॉन की, फिर किसकी होती है? अल्फा पार्टिकल की। एंड व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ दीज थ्री? 1:1/√2 नहीं आ रही बात समझ? कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, दो चीज़ों को, दो पार्टिकल को रिलेट करा के, लेकिन 3 को पूछेंगे, 3 को बता देंगे। अच्छा मुझे एक बात हो ना, अगर वो तुम्हें इनकी वैल्यूज दे दे तो भी निकाल लोगे ना? प्रोटॉन का मास, इलेक्ट्रॉन दे दे, वी दे दे, तो वैल्यू पुट करके भी निकाल लेंगे। नहीं आ रही बात समझ में? तो मुझे तुम ये बताओ, आज हमने क्या करा है? आज हमने करी है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस आगे सारा समझ में? ए क्लास प्लीज, क्या बोलता है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस? 1 मिनट का 2 मिनट का रिकैप है बस। सर ये बोलता है एवरी मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद सम वेव लाइक कैरेक्टर एंड इट्स वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। सर इट हैज नो सिग्निफिकेंस फॉर द मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, इट हैज ओनली सिग्निफिकेंस फॉर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। सुनी में देखने को मिलेगा आप लोगों को ये। सो बोलता भी है कि या तो h/mv समझ लो, या mv को ही p लिख के हम p को √2m के लिख सकते हैं। और किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर v पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर रहे हैं तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो q भी आएगी। तो उसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फिर जब हमने ग्राफ बना के देखे तो हमने इसका ग्राफ बनाया लैम्डा से v से, तो इनवर्स आया। लैम्डा का 1/√v से डायरेक्ट आएगा बच्चों, क्लियर? v से इनवर्स है, 1/√v से डायरेक्ट है ना। सो ऐसा आएगा। इसके ऊपर स्लोप बेस्ड क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दी दोनों के दोनों। और फिर ये जो 3 पार्टिकल्स पे क्वेश्चन आता है भैया, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आता है। कर पाओगे नहीं कर पाओगे? मेरी तरफ से डुअल नेचर में से 2 टॉपिक्स करने थे, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक बच्चों डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। दूसरी बात आप लोग एक बात और समझ लीजिए, चैप्टर इतना छोटा है कि सिर्फ एक ही पीडीएफ तैयार हुई 20 पेजेस की और चैप्टर खत्म हो गया। ऐसा किसी भी चैप्टर में नहीं हुआ ईएम वेव को छोड़ के। सब में किसी ना किसी में 2 पीडीएफ हमारे को चल गई हैं, 2 या 3 पीडीएफ तक भी गए चैप्टर। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए कि चैप्टर कितना छोटा है। बीच में न्यूमेरिकल्स बनाए तब भी 20 ही पन्ने भरे हैं। समझ में आ रहा है? तो पीडीएफ से आप लोग इसको कवर करें। मुझे बताओ टेस्ट कब दोगे? बहुत प्यार प्रेम से बता दो टेस्ट कब दोगे, वरना मेरे को बदमाशी में आना पड़ेगा भाई। हैं? तुम कौन सा दिन रात पढ़ाई कर रहे हो? बिल्कुल अभी चलो ठीक है, 21 के बाद लूँगा। जाओ 22 की शाम को।